हेलो एवरीवन। सो आज सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा एंड इस पेपर में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करोगे। सो हमारे पास सेट 1 है। आइए इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसका सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, सो वन बाय वन करके चलेंगे, हर एक चीज समझते हुए चलेंगे, सारे एमसीक्यू को कर लेंगे एंड ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड उसके बाद जो सेक्शन बी सी डी है उन सबको डिस्कस करेंगे। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा गया है, ठीक है ना। सिंपल, अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी बता पूछा जाता, केवल प्रोजेक्शन पूछा जाता तो क्या करते थे आप, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड करते थे। देखो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट अगर आप इसको टिक करते तो गलत हो जाता, क्योंकि आपसे पूछा गया प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना। जब प्रोजेक्शन वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर आप फाइंड आउट करोगे ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज ए डॉट बी तो होगा एंड डिवाइडेड बाय मॉड बी, साथ साथ आपको बी के यूनिट वेक्टर दैट इज वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये भी करना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। तो इंक्रीजिंग के बारे में आपसे बात की गई है। सो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, है ना। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब आपको इंक्रीजिंग करना, तो इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स टू एक्स माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से आप टू कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू। अब एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे इंक्रीजिंग पूछी गई है, तो इंक्रीजिंग मतलब आप टू को इंक्लूड कर सकते हो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा जाता ना तो टू को इंक्लूड नहीं करना होता, यानी दैट मीन्स एक्स का वैल्यू टू या उससे बड़ा, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इस तरह का प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट यूज करा है क्वेश्चन में कि जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाता है, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। और देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, कहा या ऑप्शन डी, क्लियर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब आपका ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब ए आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एथ एलिमेंट के बराबर, दैट मीन्स 12 हो जाएगा किसके बराबर, 6x के। तो जब 12 6x के बराबर होगा तो x बराबर यहाँ से 2, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 2x आपका 8x के बराबर, तो वहां से भी सेम चीज, 4x आपका 8x के, सॉरी 4 बाई 8x के बराबर, 4 बाई, अगर 8x के बराबर होगा, x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 2, सो 4 टू जा 8, दैट मीन्स y बराबर 2x, यानी y बराबर 4 मिल जाएगा, y4x2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू टू प्लस फोर, दैट मीन्स 8 विल बी द आंसर। सिंपल, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए, 5 में आपसे पूछा गया कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स का दिया हुआ है -1 से 0, एक्स आपको दिया हुआ है -1 से 0, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -पाई/2 से 0 की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव वाला लिया ही नहीं इन्होंने, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, if a line makes angle 3 pi by 4 pi by 3 and theta with the positive direction of x axis, positive direction of x y and z axis respectively, then theta is, okay, so आपने पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा
that is 3 pi by 4 plus cos square beta that is pi by 3 and plus cos square थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका वैल्यू आपको पता है 1/√2 का होल स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, -1/√2 होगा तो 1/2 हो जाएगा एंड प्लस cos पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 तो 1/4 हो जाएगा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। अल्टीमेटली आई थिंक 1/4 विल बी द आंसर। यहाँ से आपको cos थीटा बराबर मिलेगा प्लस माइनस 1/2। अब आपको ध्यान देना था यहाँ से कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। थीटा का वैल्यू एक तो आपका 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6 हो सकता है ना, पाई बाई 6 हो सकता है, 3 पाई बाई 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री तो 1/2, ठीक है। एंड cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिला 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो गया, 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बच जाएगा, तो cos थीटा प्लस माइनस 1/2 तो थीटा यहाँ पे हो गया पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3 ना, पाई बाई 3 हो जाएगा। एक तो पाई बाई 3 हो जाएगा दैट मीन 60 डिग्री एंड दूसरा 2 पाई बाई 3 हो सकता है, राइट। तो आपके पास ऑप्शन पाई बाई 3 है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा गया, ये नहीं कि आप माइनस पाई बाई 3 करेक्ट कर लो, है ना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब देखिए जरा 7th नंबर क्वेश्चन को कैसे गए। 7th नंबर आपसे पूछा गया if E and F are two events such that P is greater than 0 and PF not equal to 1, so आपको फाइंड आउट करना वैल्यू किसका, P if PE बार अपॉन F बार। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, PE बार इंटरसेक्शन F बार डिवाइडेड बाय PF बार, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो डिमॉर्गन्स लॉ तो इसको आप लिख सकते हो ना, पी ई यूनियन एफ और इस पूरे का बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी एफ बार एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई यूनियन एफ एंड डिवाइडेड बाय पी एफ बार। अब देखो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। ओके 8 नंबर क्वेश्चन तो और भी सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो किस मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है, नल मैट्रिक्स में, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। अब इसके पैरेलल जो लाइन होगा ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसके बराबर होगा, दैट मीन्स आपका नीचे में 3 आने वाला है और इक्वल टू यहाँ पे 1 एंड इक्वल टू यहाँ पे 2, ठीक है। और ये पास किससे कर रहे हैं, 4 से, तो x माइनस 4 y प्लस 3 एंड z माइनस 7। बहुत ही सिंपल सा, दिस इज इक्वल टू आप t मान लो तो x बराबर यहाँ से आपको देखो मिलेगा 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, अच्छा बी सी डी तीनों आ रहा है, अच्छा y बराबर क्या मिल जाएगा, t माइनस 3, t माइनस 3 आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना, एंड 2t प्लस 7 ऑप्शन सी, z बराबर 2t प्लस 7 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 4 फ्रेंड्स अभय बीना छाया एंड देवेश वेर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई दिस। सो आपको ये 4ab प्लस 3ab प्लस बी ए एंड माइनस 4ba इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया था, है ना। किसका सही है, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है कि सारा 2x2 का मैट्रिक्स है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A इनवर्स B के बराबर भी नहीं है। सिंप्लीफाई करो इसको, तो 4ab
प्लस 3ab प्लस 3ba एंड माइनस 4ba। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7ab एंड माइनस ba, 7ab माइनस ba, दैट मीन्स बी ना इज करेक्ट। अब देखो, अगर आपको एक चीज और लिख देता कि ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव होता तो क्या हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, उस केस में आपका आंसर होता अभय करेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं बोला गया तो आप दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हो, है ना, ये इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर देखिए। A cylinder tank of radius 10 is being filled with sugar at the rate of, अब देखो आपको यहाँ पे dv by dt दी हुई है, कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The rate at which the height of the sugar inside the tank is increasing, तो sugar tank सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके। अब आपको बोला जा रहा है ना, आपको बोला जा रहा है क्या, a cylinder tank of radius 10 is being filled with the sugar at the rate of this dv by dt दी हुई है आपको, the rate at which the height of the sugar inside increasing, रेडियस तो कांस्टेंट होगा, हाइट इंक्रीज करता जाएगा, हाँ ठीक है। तो dv by dt अगर करोगे यहाँ से क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एंड dh by dt। अब सारा वैल्यू यहाँ पर रख दो, dv by dt आपको दिया हुआ कितना 100 पाई इज इक्वल टू पाई एंड आर स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर, और ये dh by dt, यहाँ से dh by dt कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, लेट p and q आर टू यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स p का मैग्नीट्यूड 1 एंड q का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच अल्फा एंगल है, देन p प्लस q इज अ यूनिट वेक्टर। तो p प्लस q यूनिट वेक्टर होगा, इसका मतलब क्या है कि p प्लस q का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड हमने आपको बता रखा है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2p डॉट क्यू कॉस अल्फा का रूट बराबर क्या दिया हुआ 1, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो आप, तो ये 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, 1 से 1 कटा, यहाँ से कॉस अल्फा बराबर -1/2, और ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा आपका 2π/3 हो जाए, राइट, ओके। एंड 30 नंबर क्वेश्चन, द लाइन दिस passes through which of the following, ये तो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, किससे पास करेगा, तो 1 से -5 से एंड -6 से, दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप इसको लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, x-1/5 इक्वल टू म्यू, y+5 y+5 अपॉन 1 इक्वल टू म्यू, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा z+6 अपॉन -3 इक्वल टू म्यू, तो किससे पास कर रहा है, तो 1 -5 एंड -6 से, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी कुछ पूछता तो आप बता सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, इफ a डिनोट्स द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, a आपको क्या डिनोट कर रहा है, तो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है, एंड b डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल, b आपका है डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन a एंड b। ओके, एक चीज देखो, आपको पता है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा, राइट। अगर मान लो आपका ये यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल हो गया, हमने क्या बताया आपको कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, राइट। तो अगर आप इस बाहर वाले को a मानते हो
तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो सकते हैं, मतलब बी विल बी करेक्ट। एंड 15 नंबर तो क्या ही कहें। 15 नंबर में आपको देखो एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। एक्स में क्यों जाएंगे, डायरेक्ट आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो ना। वाई के रिस्पेक्ट में कहाँ से कर दोगे, 0 से लेकर 4 तक। और इस केस में देखो आपको एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया हुआ है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट वाई, दैट मीन्स रूट वाई डी वाई। तो ऐसा ही था। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए जरा। 16 नंबर में बोला जा रहा है, a factory produces two products x y, the profit earned by selling x and y is represented by objective function z is equal to 5x plus 7y। है ना, दो, कोई फैक्ट्री है प्रोड्यूस करी x एंड y, दो प्रोडक्ट, और उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। where x and y are the number of units of x and y respectively। x and y यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो बता रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये तो नहीं बताएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये नहीं बताता है ना। द प्रोडक्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स, ये भी नहीं मेजर करता है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये थोड़ी मेजर करता है तो कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एक्स एंड वाई, हाँ ये करता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इसके लिए आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये आपको इक्वल दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये इक्वल कब होगा, जब आपका ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। ओके 18th नंबर, इंटरेस्टिंग वन। आपको दिया हुआ है कि पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिव द ऑर्डर एंड डिग्री। पी आपका ऑर्डर है एंड क्यू इज डिग्री। तो आपको ये बताना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का क्यू इज इक्वल टू 0, पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली आपको डिग्री एंड ऑर्डर निकालना था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है एक्चुअली, डेरिवेटिव है किसका, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू का। तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब दिस इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो ऐसे कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे लगेगा चेन रूल। कैसे लगेगा वो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड फिर डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तो ऑब्वियसली 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 0 के बराबर है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर क्या मिल गया, 2, ऑर्डर 2। सो ऑर्डर पी इज इक्वल टू 2, एंड डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे हाईएस्ट पावर 1 है, सो क्यू बराबर 1, तो पी माइनस क्यू दैट इज 1। ठीक है, ओके। अब जरा 19 नंबर असर्शन रीजन, आपको पता है ऑप्शंस इसमें से किस तरह से सेलेक्ट करने होते हैं, डायरेक्ट रखते हैं क्वेश्चन। बोला जा रहा है असर्शन में कि A इक्वल टू डायगोनल 3 5 2 इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेसिकली, स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल सेम होने चाहिए, मतलब ये के के, बट इसमें देखो तीनों अलग अलग है, तो डायगोनल स्केलर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये ट्रू हो सकता है ना, ये ट्रू हो सकता है। सो क्या हो जाएगा, assertion इज ट्रू फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इसके साथ ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 20 नंबर देखिए, assertion every point of feasible reason of a linear programming problem is an optimal solution। क्या हर एक पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है क्या फिजिबल रीजन का? नहीं। अगर आपका जो फिजिबल रीजन बना ये, तो हर एक जगह ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता ना, केवल कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। तो ये फॉल्स हो गया। रीजन, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन for a linear programming problem exist only at the corner, only at one or more corner points। ये सही है। सो अगेन इसका भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि हर एक कॉर्नर पॉइंट पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि और बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसमें सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व कर ली। आई होप आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन है उनको करेंगे, और भी जो सेट्स हमारे पास होंगे उन सब का एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।